कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हरजीत सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि अपन पोषक तत्व पढ़ रहे थे, तो पोषक तत्व में अपन ने लास्ट तक पढ़ा था कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में अपन ने 4 पोषक तत्व पढ़ लिए थे। कौन कौन से? बोरोन पढ़ लिया था, जिंक पढ़ लिया था, मैग्नीज पढ़ लिया था और आयरन पढ़ लिया था। अपन ने इनकी कमियां देखी थी, कमियों के साथ साथ इनके गुण देखे थे, यानी कि लक्षण क्या होते हैं, जो या कार्य क्या होते हैं। कमियां देखी, कार्य देखे और इनकी अधिकता से होने वाले रोग देखे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे चल के सूक्ष्म पोषक तत्व अपन ने कहा था कि 8 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, 8 सूक्ष्म पोषक तत्वों में से अपन ने 4 पढ़ लिए, यानी कि 4 पोषक तत्व अभी भी बाकी है। अब अपन देखते हैं उन 4 पोषक तत्वों को। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और 5वां सूक्ष्म पोषक तत्व देखते हैं। तो 5वां सूक्ष्म पोषक तत्व पढ़ते हैं कॉपर। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पढ़ते हैं अपन? कॉपर। तो देखिए कॉपर क्या करता है कि अपन ने कहा था कि कॉपर के लक्षण भी कहां पे दिखाई देते हैं? नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ठीक है, जिंक के लक्षण कहां दिखाई दे रहे थे? मध्यम पत्तियों पर। ठीक है, कॉपर, आयरन और मैग्नीज अपन ने कहा था ना कि अगर अपन परमाणु क्रमांक देखेंगे तो 21 से लेके 30 के बीच में 4 पोषक तत्व अपन ने लिए थे। जिंक लिया था, आयरन लिया था, निकल लिया था, मैग्नीज लिया था और कॉपर लिया था। ठीक है, निकल को निकाल के बाकी सब ये एक ही फैमिली के थे, एक ही तरीके से इनको क्या है पौधे अवशोषित कर रहे थे, एक जैसे गुण थे इनके। ठीक है, अगर अपन देखें इस पोषक तत्व को छोड़ के, इसके लक्षण कहां पे दिखाई दे रहे थे? इसके लक्षण दिखाई दे रहे थे मध्यम पत्तियों पर। ठीक है, इसके अलावा इन तीनों पोषक तत्वों के लक्षण कहां पे दिखाई देते हैं? तो इन तीनों पोषक तत्वों के लक्षण दिखाई देते हैं नई पत्तियों पर। कहां पे दिखाई देते हैं? नई पत्तियों पर। ठीक है, अगर अपन देखें तो अपन ने आयरन और मैग्नीज का देख लिया था। आयरन और मैग्नीज के लक्षण देख लिए थे कि पत्ती का पूरा सफेद पीला पड़ना, या इंटरवेनल क्लोरोसिस, जिसमें क्या थी, सूक्ष्म जो सिराएं थी वो भी क्या हो रही थी? पीली हो रही थी। तो वो किसकी कमी के लक्षण थे? आयरन की कमी के लक्षण थे। और मैग्नीज में क्या हो रहा था? सूक्ष्म जो नलिकाएं थी, वो सूक्ष्म वाहिनियां थी, जो वो तो पीली नहीं हो रही थी, लेकिन वो हरी रह रही थी, लेकिन पूरी लीव क्या हो रही थी? पीली हो रही थी। ठीक है, अब अपन कॉपर की बात करें तो कॉपर के लक्षण भी कहीं ना कहीं आयरन के समान होते हैं। आयरन में क्या होता है? पूरी पत्ती अगर ज्यादा कमी हो जाती है तो आयरन की वजह से पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। जबकि कॉपर में क्या होता है? जो पत्ती का शीर्ष भाग होता है, जैसे ये पत्ती का शीर्ष भाग यानी कि टिप पॉइंट है, ये सफेद रंग का हो जाता है। देखिए थोड़ा सा समझना, 3 चीजें बड़ी अपन ने। सफेद कलिका, ये किसकी कमी से हो रहा था? ये जिंक की कमी से हो रहा था मक्का में। उसके बाद में अपन देखें सफेद पत्ती, ये किसकी कमी से होता है? ये आयरन की कमी से होता है। अगर अपन कहें सफेद पत्ती शीर्ष, ठीक है, सफेद पत्ती शीर्ष, तो ये किसकी वजह से होता है? ये कॉपर की कमी से होता है। ठीक है, ये कॉपर की कमी से होता है। पहले अपन कॉपर के कार्य देखते हैं। तो देखिए इसके कार्य देखते हैं तो कॉपर कहीं ना कहीं करंट से संबंधित है। अब देखो कैसे याद रखना है, कॉपर कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? करंट से। करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, सीधी सी बात है। तो अपन कह सकते हैं कि कॉपर कहीं ना कहीं कहां किससे संबंधित है? कॉपर संबंधित है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, देखिए कॉपर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करने में सहायक होता है। तो यानी कि अपन को कॉपर को करंट से याद रखना है। तो अपन लिखते हैं यह इलेक्ट्रॉन के
स्थानांतरण में, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में सहायक होता है, यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में सहायक होता है, अतः इसे इलेक्ट्रॉन कैरियर के नाम से जाना जाता है। अतः इसे इलेक्ट्रॉन कैरियर के नाम से जाना जाता है, कैरियर के नाम से जाना जाता है। देखिए कैसे जानते हैं अपन अगर इसकी बात करें तो कैरियर का मतलब क्या होता है, अगर आपने कभी कुरियर करवाया हो तो यानी कि डाक पोस्ट, जो एक चीज कुरियर क्या होता है कि एक जगह से जो सामान दूसरी जगह पे लेके जाता है उसको अपन कुरियर बोलते हैं। वैसे ही एक शब्द आता है कैरियर। कैरियर का मतलब भी क्या होता है, कैरियर का मतलब भी होता है स्थानांतरण, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाए उसको क्या बोल देते हैं अपन, कैरियर बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में सहायक है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर के नाम से भी जानते हैं। अब आगे देखते हैं, कॉपर प्लास्टोसाइनिन एवं प्लास्टोक्विनिन, कॉपर प्लास्टोसाइनिन एवं प्लास्टोक्विनिन, इसको PQ से लिखते हैं और इसको PC से लिखते हैं, का अवयव होता है। अभी प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोक्विनिन क्या होता है, तो देखिए जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अभिक्रिया आती है। प्रारंभ में प्रकाशीय अभिक्रिया आएगी, तो प्रकाशीय अभिक्रिया में दो चीजें आएगी, एक तो आएगा चक्रीय अभिक्रिया, एक होती है अचक्रीय प्रकाशीय अभिक्रिया। तो उनमें आप देखोगे कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे स्थानांतरण करने का काम कौन करता है, प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोक्विनिन। यानी कि ये जो ऊपर वाली अपने भाषा लिखी है उसी के जिन अवयवों में ये पार्टिसिपेट करता है, जिन अवयवों में ये भाग लेता है, उनका नाम अपन ने नीचे लिख दिया है। यानी कि प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोक्विनिन में भाग लेता है, और ये प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोक्विनिन क्या करते हैं, चक्रीय अचक्रीय प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करने में सहायक होते हैं। मध्य योजक कड़ी के रूप में इनको देखा जाता है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं कमी के लक्षण। इसके कमी के लक्षण, तो देखिए अपन ने कहा था कि जब भी पौधा उगता है, ऐसे कोई पौधा होगा, ये बीज था यहाँ पे, ये बीज से अंकुरण होकर पौधा बन गया और ये जड़ें बन गई। ठीक है, तो जो मेन पौधा उगा था, मेन तना था, स्टेम था, जो उसका शीर्ष भाग होगा, जो उसका शीर्ष भाग होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिकल। क्या बोलते हैं, एपिकल बर्ड, यानी कि मुख्य शाखा शीर्ष कलिका। ठीक है, अगर इससे कोई शाखा निकलेगी, उस शाखा का भी तो भाई शीर्ष होगा। मान लो ये शाखा निकल चुकी है, ये इस पे पत्तियां हैं, है ना, तो इस पर का भी तो शीर्ष होगा, उसको अपन बोलते हैं एक्जिलरी बर्ड, यानी कि सहायक शाखा शीर्ष। क्या बोलते हैं इसको, सहायक शाखा शीर्ष। ठीक है, अब देखिए एक्जिलरी बर्ड या सहायक शाखा शीर्ष और एपिकल बर्ड, इनमें फर्क क्या है कि मुख्य शाखा शीर्ष है जो, उसको अपन एपिकल बर्ड बोलते हैं, और एक्जिलरी बर्ड बोलते हैं
जो सहायक शाखा होती है। मुख्य शाखा को एपिकल के साथ साथ टर्मिनल बर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये इंग्लिश के शब्द हैं, टर्मिनल बर्ड भी बोला जाता है। अगर अपन बात करें कॉपर की, तो कॉपर में अपन ने लिखा कि सफेद पत्ती शीर्ष हो जाता है, यानी कि पत्तियों का जो शीर्ष होता है वो कैसा हो जाता है? सफेद रंग का हो जाता है। तो देखा जाए इसमें मुख्य शाखा का जो शीर्ष होता है या मुख्य जो कलिका होती है, जो बर्ड होती है अपनी, जिसको अपन एपिकल बर्ड बोल रहे हैं, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो सहायक शाखा शीर्ष है, उसकी जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों के जो शीर्ष हैं वो कैसे हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा लिखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे देखो, कंपेरिजन कर करके जब अपन चीजें पढ़ते हैं तो लंबे टाइम तक याद रहती है। ठीक है, अपन ने तंबाकू के 2 रोग पढ़ लिए, मैग्नीशियम में कौन सा पढ़ा, बोरोन में कौन सा पढ़ा, ये अपने को देखना है, उसको एक जगह पे लिखना है ना। उसके साथ साथ ही अपन ने देखा कि किसमें छोटी पत्ती हो रही है, जिंक की वजह से हो रही है, किसमें मैग्नीज की वजह से हो रही है ना। तो ये चीजें जब अपन कंपैरिजन करके एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं तो लंबे टाइम तक याद रहती है। तो अब अपन लिखते हैं इसमें कमी में, तो देखिए इसकी कमी के लक्षण, इसकी कमी के लक्षण सहायक शाखा शीर्ष पर दिखाई देते हैं। सहायक शाखा शीर्ष पर दिखाई देते हैं। ठीक है, सहायक शाखा शीर्ष पर दिखाई देते हैं, यानी कि इसको अपन क्या बोल रहे हैं? सहायक शाखा शीर्ष को एक्जिलरी बर्ड, एक्जिलरी बर्ड। ठीक है, थोड़ा याद रखना, इसको इंग्लिश में भी कई बार दे दिया जाता है। तो सहायक शाखा शीर्ष पर दिखाई देते हैं। और सहायक शाखा शीर्ष क्या होगा कि सहायक शाखा सहायक शाखा शीर्ष पत्ती, सहायक शाखा पत्ती का शीर्ष भाग, शीर्ष भाग सफेद रंग का हो जाता है। किस रंग का? सफेद रंग का हो जाता है। ठीक है, सफेद रंग का हो जाता है। अब इसके साथ ही चलते हैं आगे। एवं वो क्या हो जाता है? जब ज्यादा कमी हो जाएगी, सफेद हो जाएगा और सूख जाएगा, एवं सूख जाता है। एवं सूख जाता है। अब अपन बात करें इसकी कमी के लक्षण। कमी के लक्षण हो चुके हैं, सॉरी, कमी के रोगों के, यानी कि कमी की वजह से रोग कौन से उत्पन्न होते हैं। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रोग आता है नींबू में। किसमें? नींबू में। तो देखिए, नींबू में या नींबू वर्गीय पादपों में डाइबैक एवं क्लोरोसिस, सॉरी, डाइबैक एवं गमोसिस, गमोसिस। अब भाई ये गमोसिस क्या होता है, डाइबैक क्या होता है, इसके बारे में समझो। डाई का मतलब होता है मरना। ठीक है, मरना। जब भी पादप, ये ऐसे शीर्ष है, ये शाखाएं निकली हुई है पौधे से, मान लीजिए ये पौधा है और ये शाखाएं निकली हुई है और ये शीर्ष भाग है, इस पे ये पत्तियां लगी हुई है ऐसे। ठीक है, अभी मैं इमेज दिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं।
तो जब भी पौधा क्या होता है, शीर्ष भाग से सूखना प्रारंभ होता है। कहां से? शीर्ष भाग से सूखना प्रारंभ होता है, यानी कि यहां से सूखना ये प्रारंभ हो जाएगा, ऐसे उल्टा सूखता हुआ आएगा ऊपर से। कई बार आप देखते हो, कई बार सर्दी उसमें बरसात के मौसम में आप कलम लगाते हो, रोजबर्ड लगाते हो, तो पौधा ऊपर से सूखने लग जाता है, ऊपर से उसके उत्तक क्या है, मरने लग जाते हैं, कोशिकाएं डेड होना प्रारंभ कर देती है, तो सूखने लग जाता है। तो ये ऊपर से सूखना प्रारंभ हो जाता है, इस वजह से इसको डाईबैक कहते हैं। यानी कि शीर्ष भाग से कहां को सूखता आ रहा है? जड़ों की तरफ, यानी कि शीर्ष से आधार की तरफ। ठीक है, इस गति को अपन क्या कहेंगे? इस गति को अपन बेसोपिटल कहेंगे, अपन ने पढ़ा था। ठीक है, पहले क्लास में जब भी कोई गति शीर्ष से आधार की तरफ होती है उसको क्या बोलते हैं? आधारमुखी, यानी कि बेसोपिटल। तो जब भी ये है डाईबैक होना प्रारंभ हो जाता है और ऊपर से पौधा सूखता हुआ नीचे की तरफ आता है, तो इसको अपन डाईबैक बोलते हैं। कई बार आपने नींबू में देखा होगा, नींबू में ऐसे बड़ी बड़ी गोंद लगी हुई रहती है। ठीक है, ऐसे गोंद के काफी बड़े बड़े ढेर से दिखाई देते हैं। ये क्या होते हैं? इसको गमोसिस बोलते हैं। गोंद आप जानते हो, ग्लू की तरह का होता है, रेजिन जिसको अपन बोलते थे। तो वो क्या है? जम जाता है, गोंद होता है। तो ठीक है, इसके पीछे दो कारण है। या तो आपने इसकी जो कटिंग बडिंग या प्रूनिंग करी थी नींबू में अपन रूट प्रूनिंग करते हैं ना, तो नींबू में जो आपने प्रूनिंग वगैरह करी थी, जो यंत्र आपने यूज में लिया उसमें या तो जंग लगा हुआ है, या तो उस वजह से इसमें क्या है, ये रोग गमोसिस के दिखाई दे रहे हैं, या फिर क्या होगा उसमें कॉपर की कमी है, इस वजह से आपको गमोसिस दिखाई देगा। अभी अपन देखते हैं कि गमोसिस क्या होता है ना। या ये देखिए, इस तरह आपको गोंद लगी हुई दिखाई देगी पौधों की शाखाओं में, या जहां से दो शाखाएं हो रही हो उसको अपन गमोसिस बोलते हैं। ये आप पौधा देखोगे, ये पौधा इधर से सूख चुका है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन डाईबैक बोलते हैं ना। तो यानी कि डाईबैक मैंने समझा दिया कि पौधा क्या होता है, उल्टा सूखना प्रारंभ कर देता है, शीर्ष भाग से सूखना प्रारंभ करेगा और कहां तक आ जाएगा? वो जड़ों की तरफ, यानी कि आधार की तरफ आ जाएगा। तो ठीक है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं डाईबैक। ठीक है, अगर धान में डाईबैक आ जाता है, धान में, तो वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग होता है, उसकी वजह से होता है। तो ये नींबू वर्गीय फसलों में या नींबू वर्गीय पौधों में जो रोग होता है वो अपने लिखा। आगे लिखते हैं, तो आगे देखते हैं, अपन ने एक दिन पढ़ा था कि धान्य फसलों में कौन सा रोग हो जाता है? धान्य फसलों में सुधारक। कौन सा? सुधारक रोग, यानी कि रिक्लेमेशन डिजीज या रिक्लेमेशन रोग उत्पन्न हो जाता है। अब ये रिक्लेमेशन क्या होता है भी? तो देखा जाए तो रिक्लेमेशन क्या होता है कि नरबंदे होने की वजह से, मेनली ये रोग अपने को गेहूं में देखने को मिलता है। नरबंदे होने की वजह से क्या होता है कि इसमें दाने नहीं बन पाते, बालियों में दाने नहीं बन पाते। ठीक है, तो इस वजह से उस रोग को अपन क्या बोल देते हैं? सुधारक रोग, यानी कि रिक्लेमेशन रोग बोल देते हैं। ठीक है, एक होता है वाइट
टिप यानी कि सफेद शीर्ष, सफेद शीर्ष सभी फसलों में, ठीक है। ये कॉपर समाप्त हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम सिक्स्थ रोग देखते हैं, सॉरी सिक्स्थ पोषक तत्व देखते हैं। कौन सा? तो सिक्स्थ पोषक तत्व आता है मोलिब्डेनम। कौन सा? मोलिब्डेनम यानी कि MO। इसकी खोज काफी महत्वपूर्ण है और खोज अपने को लगभग याद भी है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज आर्नन और स्टाउट ने करी थी। कब करी थी? 1939 में करी थी, 1939 में, ठीक है। अपने पहले लिख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं मोलिब्डेनम की। तो देखिए कहीं ना कहीं आवश्यकता की कसौटी का अपवाद है, ठीक है। आवश्यकता की कसौटी का अपवाद है। तो इसमें लिखते हैं कैसे, अभी बताता हूं, अभी समझते हैं इसको साथ के साथ। इसकी पादपों में सांद्रता लगभग 0.2 ppm से 0.2 ppm से कम होती है, कम होती है। इसे अति सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या हो जाएगा? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखिए अपन ने क्या कहा था, 1 ppm से जिनकी कम मात्रा चाहिए उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, लेकिन इसको अति सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनकी जो सांद्रता है वो पौधे में कितनी है? 0.2 ppm से कम या 0.2 ppm से कम, एक ही बात हो सकती है। ये 0.2 लिख दो या 0.2 लिख दो, ठीक है। इससे कम अगर सांद्रता इस पोषक तत्व की है तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? अति सूक्ष्म पोषक तत्व। दूसरी बात, सभी पोषक तत्व मुख्यतः अम्लीय एवं अम्लीय एवं उदासीन pH पर उपलब्ध होते हैं। परंतु मोलिब्डेनम क्षारीय pH पर उपलब्ध होता है। यह भी एक अपवाद वाली सी बात कर दी इसने, ठीक है। यानी कि अगर सांद्रता में देखें तो भी कम चाहिए, और अगर pH की बात करें तो भी ये किस की pH पर? ये अधिकतम pH पर। बाकी सब उदासीन और अम्लीय pH पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन मोलिब्डेनम एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो कहां पे होता है? ये क्षारीय pH पर होता है, अधिक pH पर होता है। जब अपने आवश्यकता की कसौटी पड़ी थी तो अपन ने कहा था कि आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को उसी पोषक तत्व से सुधारा जा सकता है, न कि दूसरे पोषक तत्वों से। लेकिन अगर देखिए अपन बात करते हैं मोलिब्डेनम की, तो मोलिब्डेनम क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है ये, तो अगर अपन मोलिब्डेनम की कमी है और वहां पे वेनेडियम क्या है? लाभदायक पोषक तत्व है, अभी अपन पढ़ेंगे आगे चल के। तो अगर वेनेडियम का उपयोग किया जाता है
तो मोलिब्डेनम की कमी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वेनेडियम भी क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ा देता है। तो यानी कि इसकी कमी को वेनेडियम इसकी कमी को वेनेडियम यानी कि वी पोषक तत्व द्वारा सुधारा जा सकता है। ठीक है, सुधारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। अब आगे चलते हैं तो इसके कार्य देखते हैं। तो कार्य, तो देखिए कार्य अगर देखें तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, सहायक होता है। तो इसमें पहले लिख देता हूं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, ये सहायक होता है। उसके साथ साथ ही अपने नाइट्राइट अपचायक और नाइट्राइट अपचायक, दो अपचायक बड़े थे। ठीक है, स्वांगीकरण में अगर अपन जाके देखेंगे तो ये नाइट्रेट अपचायक का भी क्या होता है, अपचयक होता है। नाइट्रेट अपचायक का अवयव होता है। नाइट्रेट अपचायक का क्या होता है, अवयव होता है। आगे चलते हैं तो आगे चल के देखते हैं। अब इसके देखते हैं लक्षण, कमी के लक्षण। कमी के लक्षण, तो कमी के लक्षण क्या होते हैं, भी कमी के लक्षण देखते हैं। अपन ने कहा था कि इसकी कमी के लक्षण कहां पे दिखाई देते हैं, अपन ने कहा था एनपीके, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, इनकी कमी के लक्षण कहां पे दिखाई दे रहे थे, इनकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई दे रहे थे, यानी कि ओल्ड लीव्स पर। ठीक है, तो देखते हैं पुरानी पत्तियों का, या पुरानी पत्तियों पर धब्बों के रूप में क्लोरोसिस, यानी कि क्या होता है, पीला पड़ना, एवं नेक्रोसिस, यानी कि ऊतकों का मरना, नेक्रोसिस दिखाई देता है। ठीक है, पुरानी पत्तियों पर झुलसना भी बोल सकते हैं अपन इसको। अब इसके देखते हैं रोग, इसकी कमी से होने वाले रोग। तो इसके रोग काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है फूल गोभी में कपिंग, यानी कि पत्तियों का कप के आकार में, यानी कि उल्टा मुड़ जाना, उसको क्या बोलते हैं, कपिंग। उसी के साथ साथ फूल गोभी में विपटेल, फूल गोभी में विपटेल बहुत बार पूछा जाता है भैया, बहुत बार ये रोग पूछा जाता है। फूल गोभी में विपटेल किसकी कमी से होता है, तो ये फूल गोभी में विपटेल मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ज्यादातर बच्चे इसमें बोरोन कराते हैं। ठीक है, बोरोन कराते हैं, क्योंकि अपने क्या कहता है, विप जैसी आकृति किसकी कमी से होती है, विप जैसी आकृति मोलिब्डेनम की कमी से होती है। ज्यादातर बच्चे इसमें
विप की वजह से बोरोन कराते हैं, लेकिन बोरोन नहीं है इसमें, अच्छे से पढ़ना है अपने को, इसमें मोलिब्डेनम आंसर जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पोषक तत्व की। तो अपने पास आता है 7वां पोषक और सूक्ष्म पोषक तत्व, कौन सा? वो है निकल। कौन? निकल। निकल यानी कि Na। तो देखिए इसके सिम्टम पौधों में दिखाई नहीं देते, क्योंकि जरूरी नहीं है हर आवश्यक पोषक तत्वों के सिम्टम किस में दिखाई दे, पौधों में दिखाई दे। लेकिन अगर अपन इसकी बात करें तो ये पौधों में काफी आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपन ने बताया था कि ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि अगर यूरिया अपन यूज कर रहे हैं, यूरिया का उपयोग कर रहे हैं मृदा में, तो यूरिया के अपघटन के लिए सबसे अगर महत्वपूर्ण एंजाइम की बात करें तो वो कौन सा था? तो यूरिएज एंजाइम था। तो अगर यूरिएज एंजाइम यूरिया का अपघटन करेगा या खनिजीकरण करेगा, तभी तो यूरिया क्या है? नाइट्रोजन के रूप में पौधों को उपलब्ध होगा। नाइट्रोजन यानी कि अमोनिकल या नाइट्रेट रूप में। अगर यूरिएज एंजाइम ही नहीं होगा तो नाइट्रोजन इसका यूरिया का क्या होगा? अपघटन नहीं हो पाएगा। तो अपघटन नहीं हो पाएगा तो यूरिया वैसे का वैसे ही क्या होगा? लीचिंग के साथ कहां चला जाएगा? मृदा के निचले संस्तरों में। इस वजह से यूरिएज एंजाइम के निर्माण में ये सहायक है। तो कार्य क्या होगा इसका? यूरिएज एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। यूरिएज एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, क्या होता है? सहायक होता है। अब अपन आगे बात करें तो यूरिएज एंजाइम की बात होगी, तो अपन देखते हैं यूरिएज एंजाइम काम कैसे करता है। तो NH2CO NH2 ये क्या होता है? ये होता है यूरिया। यूरिया से यूरिया प्लस H2O यानी कि जल के संपर्क में आ गया, तो क्या बन जाएगा? अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट ये क्या होता है? अस्थायी होता है। ये क्या होता है? अस्थायी उत्पाद, अपन ने लिखा भी था। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन देखें तो इसमें कौन सा एंजाइम भाग ले रहा था? तो यूरिएज। यूरिएज कौन सा एंजाइम भाग ले रहा था? तो यूरिएज एंजाइम भाग ले रहा था। ठीक है, यानी कि यूरिएज एंजाइम के निर्माण में सहायक है, और इसके साथ साथ ही क्या होगा? दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? यूरिया के अपघटन में सहायक होता है। अपघटन का मतलब क्या है? यहां पे खनिजीकरण। खनिजीकरण में सहायक होता है। ठीक है, सहायक होता है। आगे चलते हैं। तो अपन ने कहा था कि अगर अपन बात करते हैं पादपों में बात करते हैं किसकी? परागकण की। परागकण के निर्माण एवं परागकण की जीवन क्षमता के लिए कौन सा उर्वरक, कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी था? तो बोरोन था। कौन सा? बोरोन। अगर अपन बात करते हैं बीज निर्माण में एवं बीज के जीवन क्षमता के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी है? तो वो कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी है? तो वो आता है निकल। कौन सा? निकल। तो अपन इसमें लिखते हैं कि बीज निर्माण एवं बीज की क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है? उत्तरदायी होता है। बीज निर्माण के लिए एवं बीज
की क्षमता के लिए क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है। ठीक है, एक नोट लगा के लिख देते हैं। ब्रेसिका कबेर क्या होता है? ब्रेसिका कबेर, ब्रेसिका कबेर की बात करें तो ब्रेसिका कबेर जंगली सरसों होती है, जंगली सरसों। ब्रेसिका कबेर में अत्यधिक मात्रा में निकेल उपस्थित होता है, निकेल उपस्थित होता है। अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? निकेल उपस्थित होता है। तो ये निकेल पोषक तत्व समाप्त हुआ। अब अपन बात करते हैं क्लोरीन की। किसकी बात करते हैं? क्लोरीन की। अब 8वां पोषक तत्व की बात करते हैं क्लोरीन। किसकी? क्लोरीन की। अब भाई बात क्या क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या होता है भी? क्लोरीन भी एक आवश्यक पोषक तत्व है। अगर देखा जाए तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में सर्वाधिक सांद्रता इसी पोषक तत्व की पादपों में अवशोषित की जाती है, पादपों में पाई जाती है क्लोरीन की। ठीक है, लगभग 1%। कितना? ये पादपों में कितना पाया जाता है? पादपों में सांद्रता देखें तो इसकी कितनी होती है? लगभग 1% तक होती है या 1% से कम होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्लोरीन की। तो अपन ने कहा था हिल अभिक्रिया, अपन ने जिस दिन मैग्नीज पढ़ा था उस दिन अपन ने कहा था हिल अभिक्रिया। क्या होती है हिल अभिक्रिया? हिल अभिक्रिया की बात करें तो क्या होती है हिल अभिक्रिया भी? अपन ने क्या कहा था? H2O किस में टूट जाता है? H+ और OH- में। किसकी उपस्थिति में? किसकी उपस्थिति में? मैग्नीज, मैग्नीज और क्लोरीन, मैग्नीज और क्लोरीन। यानी कि मैग्नीज और क्लोरीन की उपस्थिति की वजह से ये किस में परिवर्तित हो जाता है? H+ और OH- में। यानी कि जल का टूटना ही क्या था? पादपों में जल का टूटना प्रकाश संश्लेषण के दौरान, उसको अपन क्या बोल रहे थे? हिल अभिक्रिया बोल रहे थे। तो वहां पे उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा था? मैग्नीज और क्लोरीन। तो मैग्नीज और क्लोरीन को हो किसके लिए उत्तरदायी है? हिल अभिक्रिया के लिए। तो यानी कि अपन कह सकते हैं क्लोरीन, क्लोरीन हिल अभिक्रिया में मुख्य उत्प्रेरक के रूप में, मुख्य उत्प्रेरक के रूप में भाग लेता है। क्लोरीन उससे कम कौन था? मैग्नीज। इस वजह से अपन ने इसको क्या लिख दिया? अगर देखा जाए तो ज्यादा सांद्रता किसकी चाहिए? क्लोरीन की चाहिए, उससे कम मैग्नीज की। इस वजह से अपन ने इसको क्या बोल दिया? इसको अपन ने बोल दिया कि ये क्लोरीन क्या है? मुख्य उत्प्रेरक के रूप में भाग लेता है। ठीक है, अब देखिए इसका कोई रोग तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है। बस इतना है कि जो जल की या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करने के लिए जो आयंस की जरूरत पड़ रही है अपने को, उसके निर्माण में सहायक है, लेकिन इसकी कोई मुख्य भूमिका नहीं है। यानी कि कोई रोग उत्पन्न नहीं कर रहा या इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर अपन बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन मुख्यतः एक उर्वरक में पाया जाता है KCl। किसमें? पोटेशियम क्लोराइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास। क्या बोलते हैं? म्यूरेट ऑफ पोटास। अब देखिए म्यूरेट ऑफ पोटास, अगर अपन बात करते हैं पोटेशियम की, तो दो ही उर्वरक देखने को ज्यादातर मिलते हैं, SOP सल्फेट ऑफ पोटास और MOP यानी कि
म्यूरेट ऑफ पोटास। K2SO4 अपन सल्फेट ऑफ पोटास को बोलते हैं और KCl अपन को MOP को बोलते हैं, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास को बोलते हैं। तो अगर अपन बात करते हैं KCl की यानी कि MOP, अगर MOP को अपन क्या करते हैं, खेत में अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही खेत में अप्लाई करेंगे MOP को, तो क्या होगा कि पादप इसको अवशोषित करेंगे। अब अगर अपन बात करें कंदीय फसलें यानी कि मुख्यतः आलू हो गया, उसके साथ साथ ही अगर अपन बात करें गन्ना की और तंबाकू, अगर इनमें क्लोरीन ज्यादा हो रहा है, इन फसलों में क्लोरीन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी कि पोटेशियम उर्वरक अपन ने कौन सा अप्लाई कर दिया, पोटेशियम उर्वरक अपन ने अप्लाई कर दिया KCl यानी कि MOP। अगर आपने इन फसलों में MOP आपने अप्लाई कर दिया तो MOP की वजह से क्या होगा कि इसमें क्लोरीन की मात्रा इनमें बढ़ जाएगी, और जब भी क्लोरीन की मात्रा गन्ने में बढ़ेगी तो शुगर क्या है, नमक युक्त हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सी कड़वी लगने लग जाएगी। आलू भी कैसा लगने लग जाएगा, थोड़ा कड़वा लगने लग जाएगा। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू की पत्तियां क्या करती है, अपन ने कहा था कि तंबाकू की पत्तियां मेनली जर्दे या जो गुटखा होता है उसमें या सिगरेट के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो जब भी तंबाकू में क्लोरीन बढ़ जाएगा तो क्लोरीन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि तंबाकू की पत्तियों की जलने की गुणवत्ता कम हो जाएगी, यानी उनमें भी क्या हो जाएगा, कड़वापन हो जाएगा। इस वजह से इनकी क्या है, गुणवत्ता में कमी आती है। तो अपने को याद रखना रहता है कि KCl को यानी कि MOP को कभी भी इन फसलों में यूज में ना लिया जाए। इन फसलों में अगर अपने को पोटेशियम उर्वरक अप्लाई करना है तो कौन सा, K2SO4, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, SOP बोल रहे हैं, SOP का उपयोग में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए कंदीय फसलें जैसे कि क्या हो गया, आलू हो गया, आलू के साथ ही अगर अपन बात करें फिर आगे करते हैं गन्ना एवं तंबाकू में MOP यानी कि क्या है, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको अपन क्या बोलते हैं, KCl उर्वरक का उपयोग नहीं करते। क्योंकि KCl में क्लोरीन उपस्थित होने की वजह से क्लोरीन उपस्थित होने की वजह से इन फसलों की गुणवत्ता में कमी आती है, ठीक है। ये एक नोट है, इसको इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लिख लेना। अब आगे देखें तो एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं इसी में। आलू, गन्ना एवं तंबाकू में आलू, गन्ना एवं तंबाकू में पोटेशियम उर्वरक के रूप में SOP यानी कि सल्फर ऑफ पोटास K2SO4 का उपयोग किया जाता है,
उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लोरीन भी समाप्त हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के देखते हैं कि अपने अब तक 17 आवश्यक पोषक तत्व पढ़ लिए। कितने? 17 आवश्यक पोषक तत्व अपने क्या हुए? कंप्लीट हुए। अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं लाभदायक पोषक तत्व क्या होते हैं, क्रियात्मक पोषक तत्व क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब अपने पोषक तत्व समाप्त हुए, अब अपन थोड़ी सी टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहला लिखते हैं अति सूक्ष्म पोषक तत्व। ये किसके द्वारा दिया गया? ये निकोलस के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1963 में दिया गया। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं यानी कि वह पोषक तत्व जिनकी बहुत अल्प मात्रा कितनी? 1 ppb, यानी कि 1 पार्ट पर बिलियन से कम, बहुत अल्प मात्रा 1 ppb पादपों को या मात्रा पादपों में उपस्थित होती है, मात्रा पादपों में उपस्थित होती है, क्या कहलाता है? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, यानी कि अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? अभी अपन ने पढ़ा भी, एक तो था मोलिब्डेनम। कौन सा था? मोलिब्डेनम, अभी पढ़ा था ना अपन ने, मोलिब्डेनम। यहां पे लिखा था अपन ने अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखिए, एक होता है कॉपर, कॉपर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आवश्यक पोषक तत्वों की। तो आवश्यक पोषक तत्वों की बात करें तो कितने होते हैं? 17। कितने होते हैं? 17। इसकी परिभाषा वगैरह अपन ने पहले लिख ली थी, यानी कि पहले इनकी परिभाषा वगैरह अपन ने लिख ली थी। अब अपन बात करते हैं लाभदायक पोषक तत्वों की। किसकी बात करते हैं? लाभदायक पोषक तत्व। तो इसमें लिखते हैं वह पोषक तत्व जिनके बिना पौधे अपना जीवन चक्र तो पूर्ण कर लेते हैं, परंतु इनके उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको लाभदायक पोषक तत्व बोलते हैं, यानी कि बेनिफिशियल
न्यूट्रिएंट। कितने होते हैं ये 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। यह 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भी? तो ये है एग्जाम्पल में सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन। ठीक है, सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन। अब अगर अपन बात करें फंक्शनल न्यूट्रिएंट की, यानी कि क्रियात्मक पोषक तत्व की, किसकी? क्रियात्मक पोषक तत्व की बात करते हैं, यानी कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट। तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट क्या होता है कि यानी कि जो पौधे की क्रियाविधि में भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपन फंक्शनल न्यूट्रिएंट बोलते हैं, यानी कि क्रियात्मक पोषक तत्व। तो देखिए इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने थे? 17, यानी कि आवश्यक पोषक तत्व कितने थे? 17 प्लस बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट ये कितने थे? ये थे 4, यानी कि टोटल क्रियात्मक पोषक तत्व कितने हो गए? तो टोटल क्रियात्मक पोषक तत्व हो गए 21। कितने हो गए? 21। तो यानी कि टोटल क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 21 है। अब देखिए इनसे क्वेश्चन कैसे आता है? इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा कि लाभदायक पोषक तत्व कितने हैं, कौन से हैं, और बेनिफिशियल पोषक तत्व कौन से हैं, या अपनी बात करें फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की यानी कि क्रियात्मक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लाभदायक पोषक तत्व। देखते हैं आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो अपन देखें आज अपन ने 4 सूक्ष्म पोषक तत्व पढ़े। पहला अपन ने कॉपर पढ़ा। अपने कहा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसको अपन ने एक जगह पे लिख लिया, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे चलते तो अपने डाइबेक, गामोसिस वगैरह देखा। उसके बाद में अपने मोलिब्डेनम को पढ़ा। मोलिब्डेनम में अपने 2 रोग पढ़े, फूलगोभी में कपिंग और विपटेल। आगे चल के देखते हैं तो निकिल अपने कहा कि यूरिया एंजाइम के निर्माण में भाग लेता है और ब्रेसिका कबेर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे चले क्लोरीन पढ़ा। क्लोरीन में अपने ये कौन से उर्वरक को किस फसल में देना है, क्या रीजन है, उसको अपने अच्छे से समझा। नेक्स्ट चले तो अपने थोड़ी सी परिभाषाएं देखी। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।